तो उसे बोलते हैं कोगुलेशन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नेम्ड एज फ्लॉकुलेशन। इसका एक और नाम है, दैट इज फ्लॉकुलेशन, कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन, यानी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। पहले क्वेश्चन आता है कि हमें क्या वाकई कोगुलेशन चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती? तो बेटा आंसर इज कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है हर बार हर टाइम पे वांटेड नहीं होते। जैसे हवा में अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं, दोज आर नॉट गुड फॉर योर ट्रैफिक सेंस, और या आप कह सकते हैं कि हमारे नेजल चैम्बर के लिए या अस्थमा हो सकता है, तो हवा में डस्ट पार्टिकल्स नहीं चाहिए। तो हम तो चाहते हैं, जैसे अक्सर लोगों को कहते हैं, सुना होगा कि बारिश हो जाए, जल्दी बारिश हो जाए, वरना लोगों को खांसी हो रही है या लोगों को गला खराब हो रहा है। ये जनरल स्टेटमेंट है हमारे चारों तरफ। उसका रीजन क्या है कि जब डस्ट पार्टिकल्स हवा में है तो हम सांस लेते हैं और वो डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं, हम इन्फेक्शन करते हैं, गला खराब, खांसी, जुकाम, ये सब शुरू हो जाता है। इन दैट केस वी वांट कि वो डस्ट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं, बारिश हो, सारे पार्टिकल्स गीले हो जाए, नीचे बैठ जाए और एयर क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लीन एंड फ्रेश एयर विच शुड बी देयर। तो वी वांट टू हैव कोगुलेशन ऑफ दोज डस्ट पार्टिकल्स अराउंड अस। ठीक है, हवा में डस्ट पार्टिकल्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, not good for your respiratory tract. Ultimately we want to coagulate. Second point, आप देखो, आप दूध जो है उसको पनीर बनाना चाहते हो, तो इट मीन्स यू वांट टू कोगुलेट दोज प्रोटीन्स, मिल्क प्रोटीन्स को कोगुलेट करना चाहते हो। इन द सेम मैनर अगर हम चाहते हैं कि कोगुलेशन हो जाए, और कहाँ कहाँ हम चाहते हैं कोगुलेशन हो जाए, जैसे हमारे हाथ पे कट लग गया तो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है। अगर ब्लड उसी कोलाइडल फॉर्म में निकलता रहेगा तो निकलता ही रहेगा। हम चाहेंगे कि ये जम जाए, रुक जाए, ये यहीं पे रुक जाए। सस्पेंडेड पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल जो है वो जम जाए तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो वी वांट टू कोगुलेट इट, हम चाहते हैं ब्लड कोगुलेट हो जाए यहाँ पे, सो दैट इट शुड नॉट ब्लीड एनी मोर। तो बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें कोलाइडल सोल्यूशन नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने नदी में पानी फेंकना है और गंदा है, सीवरेज का पानी है, तो सीवरेज का पानी जो है आप ऐसे कैसे फेंक दोगे, नदी पूरी गंदी हो जाएगी। तो आपको उसे क्लीन करना पड़ेगा। यू डोंट वांट टू हैव कोलाइडल पार्टिकल्स। आप उन कोलाइडल पार्टिकल्स को पहले सेटल करोगे, पानी को साफ करोगे, तभी आप उसको नदी में फेंक सकते हो, वरना अदरवाइज तो आप वाटर पोल्यूशन कॉज करोगे। तो अगेन वी डोंट वांट टू हैव कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सोल्स। ये पॉइंट समझ आ गया कि समटाइम्स कोलाइडल सॉल्यूशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। राइट डाउन। प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स is called coagulation. Methods of coagulation are methods of coagulation. Coagulation के कौन कौन से methods हमारे पास हैं? तो first method we have is electrophoresis. First method is इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? हमारे पास एक यू शेप ट्यूब है और इसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन ले रखा है। दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन इन दिस यू शेप ट्यूब। इसमें बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और हमने इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डाल दी हैं। वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर इज नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अगर ये दो रॉड्स हमारे पास हैं इसके बीच में, और मान लेते हैं कि सोल जो है, दिस सोल इज अ पॉजिटिव सोल, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स सबके सब किसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे? दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। हम देंगे कोलाइडल पार्टिकल्स ने फटाफट से कहा जाना शुरू कर दिया, दे आर मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। ये सब यहां चले जाएंगे और इसके ऊपर जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब ये यहाँ पे आके सारे के सारे पार्टिकल्स इधर गए और यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, जब इसके ऊपर इकट्ठे हो गए तो वहां जाके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। और जब उनके ऊपर चार्ज ही खत्म हो गया तो सारे इकट्ठे हो गए, लंप बन गया, तो आपके सारे कोलाइडल पार्टिकल्स यहां से गायब और यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए। तो वी हैव नाउ कोलाइडल सोल खत्म हो गई, ये तो अब सोल रहा ही नहीं, पार्टिकल्स यहाँ चिपक चुके हैं, तो ये सोल इज नॉट देयर। वी आर हैविंग क्लियर सोल्यूशन। सीवेज ट्रीटमेंट वाले ये काम कर सकते हैं, व्हाट दे कैन डू इज सीवेज के अंदर दो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव,
जैसे वो डालेंगे तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ, जो नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ, सब मूव कर जाएंगे। तो पानी जो बचेगा वो क्लियर वाटर होगा और उस पानी को वो फर्दर फिल्ट्रेशन वगैरह करके आगे भेज सकते हैं फॉर थ्रोइंग इट इनटू द रिवर। ये पॉइंट समझ आ गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंट्री में तो बहुत महंगा पड़ेगा। वी कांट अफोर्ड दैट, देयरफॉर नॉट यूज्ड इन आवर कंट्री, बट अदरवाइज इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, ये आपके पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस। टू इलेक्ट्रोड्स, कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। हाँ जी बेटा, डन, लिख लिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। दोज पॉइंट्स आर, कर लिया ड्रॉ? ओके जी, राइट ऑन। इलेक्ट्रोफोरेसिस, electrophoresis is the technique used to know the charge on colloidal particles. Electrophoresis is used to know that colloidal particles are charged and which, okay, I'll repeat. Electrophoresis is used to know charge on the colloidal particles. How can you use to know the colloidal particles are positive or negative? Charge on the colloidal particles, that means whether positive or negative. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई सोल पॉजिटिव सोल है, कोई नेगेटिव सोल है? इट इज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो अगर सोल पॉजिटिव हुई तो नेगेटिव रॉड पे जाके इकट्ठी हो जाएंगे, अगर सोल नेगेटिव हुई तो पॉजिटिव रॉड पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, colloidal particles move towards oppositely charged electrode. Colloidal particles move toward oppositely charged, इस बेचारे को ऑन किया हुआ है, 20 पे गया टेम्परेचर, 18 पे नहीं चला, ऑन ही हुआ। Colloidal particles move towards oppositely charged electrode, get discharged and precipitated out. Get discharged and precipitated. Clear? ये आपका फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड इज मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज सोल्स। मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल्स। आप समझ सकते हो, अगर हम पॉजिटिव सोल को नेगेटिव सोल से मिक्स कर दें तो दोनों सोल्स क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। और जब दोनों न्यूट्रल होगी तो दोनों ही नीचे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव सोल है प्लस दूसरी नेगेटिव सोल है, तो हमने क्या किया? पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल को एक तीसरे कंटेनर में मिक्स कर दिया, मिक्स टुगेदर। जब इनको मिक्स कर देंगे तो न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस
और जब न्यूट्रल हो जाएंगी दैट मीन्स कोगुलेशन, तो अपने आप ही उस नीचे सेटल हो जाएंगी. इट विल लीड टू कोगुलेट. हाँ जी बेटा. हम कोगुलेशन का सेकेंड पॉइंट कर रहे हैं. पहला था इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज ओवर. अब हम सेकेंड मेथड कर रहे हैं, दैट इज मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स. ठीक है, यानी हमें कोगुलेट करना है ना. जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करें. मैंने अभी कहा था कि महंगा पड़ता है, करंट पास करना पड़ेगा. तो अगर हम ये नहीं यूज करेंगे तो ये सेकेंड मेथड है. ठीक है, समझ आ गया. थर्ड मेथड लिखो जी. थर्ड मेथड. ओके बच्चे. थर्ड इज बाय बॉइलिंग. कई बार हम कुछ चीजों को बॉइल करते हैं तो वो कोगुलेट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सबने ये देखा हुआ है, एग को बॉइल करो तो उसकी प्रोटीन्स, एग प्रोटीन्स कोगुलेट हो जाती हैं. अगर एग को आपने फेंट के तवे पे डाला और वो हीट हुआ तो एकदम से वो व्हाइट व्हाइट हो जाता है, ऑमलेट बन जाता है. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कोगुलेशन ऑफ एग प्रोटीन्स. सेम वे एग को बॉइल किया तो उसके अंदर का लिक्विड जो है व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है. दैट इज अगेन कोगुलेशन ऑफ एग प्रोटीन्स. तो एग कोगुलेट हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल देखो जरा इसका. सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, दूध में अगर आपने कभी नींबू डाला हो, विनेगर या आप डाल सकते हो सिट्रिक एसिड, तो आप बताओ दूध में सिट्रिक एसिड डालें तो क्या वो एकदम से फट जाता है? दूध में नींबू डालते ही फट जाता है या नींबू डालने से कुछ नहीं होता? फट जाता है. कुछ भी नहीं होता. अगर दूध ठंडा है और आपने नींबू डाल दिया तो कुछ नहीं होने वाला. फिर हम उसे बॉईल करेंगे, यानी बॉइलिंग मिल्क में नींबू डालोगे तो वो फटता है. दूध में नींबू डालने से अगर दूध फटता होता तो दूध में दही डालने से दही जमता है, तो आप उसे बॉइलिंग में क्यों नहीं डालते? तो आपके पास दूध में आप जब नींबू डालोगे, ठंडे दूध में नींबू डालने से कुछ नहीं होने वाला. इट विल नॉट बी कोगुलेटेड वेरी फास्ट. अब इसको बॉईल किया तो बॉईल करते ही वो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम चीज. तो ये भी कोगुलेशन ऑफ मिल्क है एंड बॉइलिंग इज वन ऑफ द फैक्टर. ठीक है, दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए? आपके रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल है, जल्दी समझ आ जाते हैं. देखो जी, ऑन बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग से ऐसा क्या हुआ वो समझ लेते हैं. ऑन बॉइलिंग collisions among the colloidal particles on boiling. collisions में जो आप लिखते हो काइनेटिक्स वाले collisions. on boiling, collisions between colloidal particles and dispersion medium increases. These collisions reduce the charge on particles. These collisions reduce the charge on colloidal particles. Thus, coagulation takes place. These collisions reduce the charge on colloidal particles. Thus, coagulation takes place. किस स्टेप था? 20 पे 22 पे. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Sometimes on boiling, कहाँ है इसका सेंसर? ऐसे चल रहा है. Sometimes on boiling, structure of protein molecule is changed.
sometimes on boiling, structure of protein molecule is changed. Temperature 22 कर दो, फिर चलेगा. Leading to coagulation. Leading to coagulation. मैंने क्या एग्जाम्पल दिया उसको ध्यान से समझ लो. देखो आपके पास किसी कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर एक चार्ज है. हमने कहा था कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज है जिसकी वजह से वो कोलाइडल है. अगर वो एक दूसरे से टकराएंगे, यूं टक्कर मार रहे हैं, तो वो जो चार्ज है वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है, मतलब अलग हो जाता है. आयंस उससे हट गए. जैसे उसके ऊपर से आयंस हट जाएंगे तो ये फिर से क्या हो गया, लेस चार्ज, न्यूट्रल ऑलमोस्ट. जैसे वो कोलिजन्स हुए, कोलिजन से उसका चार्ज खत्म हो गया, अब वो धीरे धीरे ग्रेविटी के अंडर नीचे आ गया. पहला रीजन. सेकेंड रीजन मैंने आपको बोला प्रोटीन. किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर मान लो पहले कोलम्ब सा छोटा सा है और आपने बॉइल किया, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया कि वो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड बन गया, तो कोगुलेशन हो गई. हमें तो यही लगेगा कि प्रोटीन कोगुलेट हो गई है, कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हो गया है. तो दो रीजन हो सकते हैं बॉइलिंग के ऊपर. हम कहेंगे एक तो बॉइलिंग से चार्ज झड़ जाता है, कोलिजन्स की वजह से चार्ज इज गोइंग टू डिस्पर्स अवे. और सेकेंड रीजन हमारे पास है चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. राइट. नेक्स्ट देखो, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस. फोर्थ मेथड है हमारे पास, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस. फोर्थ मेथड, बाय persistent dialysis. persistent dialysis का मतलब है अगर हम डायलिसिस बार बार करते चलें तो फाइनली 100% इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी. और आपको पता है जब 100% इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी तो कोलाइडल सॉल्यूशन तब भी नहीं बच सकता, क्योंकि डायलिसिस से हम रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट था उतना तो रखते ही थी इम्प्योरिटीज का. लेकिन अगर डायलिसिस करते जाएं बार करते अल्टीमेटली आपने सारी इम्प्योरिटीज हटा दी तो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं बचेगा. इट विल बिकम कोगुलेटेड. हाँ जी बेटा बोलो सर. क्या करेंगे दोबारा बोलो, एक मिनट वॉल्यूम करना बेटा. किसकी? एग को इंक्रीज करती है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है पहले टाइट सा होता है प्रोटीन का और बाद में स्ट्रक्चर लूज हो जाता है, टर्शरी से प्राइमरी स्ट्रक्चर पे आ जाता है. नहीं बेटा, एग की प्रोटीन पहले ऐसी है और जब आपने बॉईल किया तो एग की प्रोटीन ऐसे हो गई. तो बताओ फ्रीडम किस में ज्यादा है, इस स्ट्रक्चर में ज्यादा फ्रीडम है कि इस स्ट्रक्चर में? थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है, एंट्रोपी ऑफ एग इंक्रीजेस ऑन बॉइलिंग. ठीक है. ओके जी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट आपका बॉइलिंग का मेथड था परसिस्टेंट डायलिसिस. समझ आ गया? लिखो जल्दी से. रिपीटेड डायलिसिस फॉर सेवरल टाइम. आप कह सकते हो रिपीटिंग डायलिसिस फॉर सेवरल टाइम. Repeating dialysis for several times can remove all the impurities. Can remove all the impurities. Bracket में लिखो complete removal of electrolyte. Complete removal of electrolyte. Leading to unstable colloidal particles. Leading to unstable colloidal particles. Hence coagulation takes place. ठीक है जी. गॉट इट. नेक्स्ट इज लास्ट कितने फोर्थ मेथड हो गया. फिफ्थ मेथड इज बाय चेंज ऑफ पीएच. फिफ्थ मेथड है हमारे पास बाय चेंज ऑफ पीएच. कोगुलेशन के लिए हम पीएच को भी एडजस्ट कर सकते हैं. बाय चेंज ऑफ पीएच देयर कैन बी कोगुलेशन. बाय चेंज ऑफ पीएच.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूध को अकेला बॉईल करते रहो तो क्या पनीर बन जाता है? नहीं बनता। लेकिन उसमें सिट्रिक एसिड डालने से उसका पीएच चेंज हो जाता है, एसिडिक पीएच में कोगुलेशन हो पाती है। इसका मतलब हमें दोनों फैक्टर्स लेने पड़े ना, पहले हमें पीएच भी चेंज करना पड़ा, एसिडिक लेना पड़ा, और दूसरा हमें बॉईल करना पड़ा, तब जाके वो क्या किया, कोगुलेट किया। क्लियर? तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एसिडिक पीएच कैन रिजल्ट इन कोगुलेशन ऑफ मिल्क। मैम वैसे आईबीसी में एसिडिक चेंज अलग डिफरेंट कैन रिजल्ट इन कोगुलेशन ऑफ मिल्क। अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको शायद समझ आ भी जाए। सॉल्ट एनालिसिस करते हैं ना, सॉल्ट एनालिसिस में किसी के प्रेसिपिटेट बनाने होते हैं। सबसे पहले आप HCl डालते हो, फिर कुछ नहीं होता, कईयों में हो जाता है, कोई गैसेस निकलती हैं, कुछ में कुछ भी नहीं होता, फिर आप उसमें H2S डालते हो। तो एसिड डालने के बाद ही H2S डालते हैं। ग्रुप 2 तो एसिड, हाँ, एसिड डालने से ग्रुप 1 आइडेंटिफाई, ग्रुप 1 ही कार्बोनेट वगैरह आइडेंटिफाई होते हैं। फिर एसिड के बाद आप डालते हो H2S गैस। H2S गैस से सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनने होते हैं, और वो रीजन दिया जाता है कि एसिडिक पीएच में ही वो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो जब प्रेसिपिटेट टर्म आ गई, इसका मतलब आपने कोगुलेशन, कोलाइडल पार्टिकल्स को ही तो प्रेसिपिटेट किया होगा ना, तो कोई एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है उसके लिए। फिर हम उसमें क्या करते हैं, फिर हम बेस डाल देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर दोबारा से H2S डालते हैं, और जब H2S डालते हैं फिर हम कहते हैं अब ग्रुप 3 जो है, ग्रुप 4 जो है वो कोगुलेट होगा। तो ग्रुप 4 को पीएच कम चाहिए होता है, ग्रुप 2 को पीएच ज्यादा चाहिए होता है, और फाइनल पीएच एसिडिक चाहिए होता है, ग्रुप 4 को कम एसिडिक चाहिए होता है। तो ये सब कुछ पीएच से रिलेटेड